नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे इस कार्यक्रम में किसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनका ये सफ़र कैसा रहा, क्या सोचा था, क्या बने, क्या किया, क्या करना है। ऐसे बहुत से सवाल हैं और पहली बार हम कोशिश करते हैं कि आपको उन चीज़ों से रूबरू कराएं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। तो चलिए, आज के हमारे मेहमान हैं पीसी शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हैं। जनसंपर्क, विधि विधायी, धर्मस्व, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी थी उनके पास। सुबह की शुरुआत, ख़ास तौर से जो चैनल के दर्शक हैं, उनकी शुरुआत पीसी शर्मा की बाइट से ही होती है। पहले भी होती थी, पहले सरकार के पक्ष में वज़नदारी से अपनी बात कहते थे और अब सरकार को घेरने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते। पीसी भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। पीसी शर्मा कैसे बने आप? एक ऐसा नाम, एक पढ़ाई इंजीनियरिंग की, फिर सियासत की, क्या सोचा था? छात्र जीवन से ही यही सोचा था कि यही करेंगे, इंजीनियर बनेंगे तो राजनीति करेंगे, या सोचा था कोई बड़ी नौकरी करेंगे, कुछ करेंगे? क्या सोचा था? MSCT जो आजकल मैनिट कहलाता है, बड़ी बड़ी शख्सियत वहाँ से निकली हैं, जैसे अजीत जोगी जी, राजेंद्र सिंह, सुरेश पचौरी जी और सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी, और भी कई लोग। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई US में है, कोई यूरोप में है, कोई बॉम्बे में है, कोई सेना में है, कोई तमिलनाडु में। देश और दुनिया में MSCT मैनिट के लोग इंजीनियर्स रहे हैं। मैं जब पढ़ता था वहाँ पर तो स्पोर्ट्समैन था मैं। क्रिकेट, हॉकी, तमाम खेल, कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता था। उसके बाद जब स्कूलों में पढ़ता था तब भी रिप्रेजेंट करता था। और वहाँ की जो हम लोगों की यूनियन हुआ करती थी, काउंसिल्स हुआ करती थी, उस काउंसिल का भी मैं इलेक्टेड मेंबर रहा उस ज़माने में। हॉकी ख़ास तौर से उस ज़माने में सेफिया और उनकी टीम बड़ी मजबूत हुआ करती थी, पर उससे भी हम लोग जीतते थे MSCT में रहकर। तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और ये सब जो चीज़ें, इनमें था ध्यान। लेकिन इंजीनियर बनने के बाद सबसे पहले मैंने नौकरी की थी पूना में। मेरे एल्डर ब्रदर थे वहाँ पे। तो एक एडवानी और लिकॉन करके कंपनी थी, उसमें 1 आध साल मैंने काम किया। उसके बाद एक रोडवेज़ की एंसिलरीज निकली, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। 2-3 हम फ्रेंड्स थे। सीओर में स्प्रिंग लीव्स की एक इंडस्ट्री भी डाल दी, और भी इस तरह के उद्योग से संबंधित कोई काम शुरू कर दिए, बिजनेस शुरू कर दिया। ये करते करते ये सब एक्टिविटीज़ चली रही थी। और फिर यूथ कांग्रेस में एक इंटरेस्ट था, जो दौर आया 77 से 80 के बीच में। इसमें पॉलिटिक्स में थोड़े से यूथ कांग्रेस में एक्टिव हुए। और जब लीखरा जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो एक उद्यमी प्रकोष्ठ हुआ करता था यूथ कांग्रेस, उन्होंने मुझे वहाँ उसमें बना दिया। और 83 में नगर निगम भोपाल जो बनी, उसका पहला चुनाव हुआ। अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, और राजेंद्र सिंह जी से एक लंबा परिचय था। उनकी मदद, उनके खास तौर से उनके फादर DIG हुआ करते, उनकी मदद से मुझे शाहपुरा वार्ड 35 होता था, उससे टिकट मिल गई नगर निगम पार्षद की, और हज़ारों मतों से जीत गए। नगर निगम की परिषद बन गई, और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भोपाल में काम शुरू किया। और इब्राहिमपुरा में रहता था मैं, ओल्ड सिटी में। तो स्कूल जब कॉलेज में पढ़ते थे तब भी डे स्कॉलर थे, और वहाँ से पढ़ते थे। आखिरी साल में हॉस्टल में रहा था मैं, हॉस्टल नंबर 6 हुआ करती थी। और हम लोग एक बस होती थी 3 नंबर, उसमें पहले पीर गेट से हम बैठा करते थे और MSCT आते थे। पूरा ओल्ड सिटी का ही मेरा पूरा हो रहा। इब्राहिमपुरा से चुनाव लड़के मैं नगर निगम पहुँचा। वहाँ से, जबकि वो करीब 20-25 किलोमीटर था
उसका पार्षद का क्षेत्र, लेकिन जीत गए। अर्जुन सिंह का एक अपना रुतबा था। वहाँ से जो शुरू हुई तो 4 साल हम लोग पार्षद रहे। बाद में नगर निगम ख़त्म हो गई, फिर सेवा दल का अध्यक्ष हरबंस सिंह जी उनने बना दिया। फिर सरकार 79 उसमें 89 में चली गई कांग्रेस की, तो संघर्ष करते रहे। झुग्गी झोपड़ी महासंघ था, मैं उस पर आऊँगा मैं जी, तो वो सब करते रहे। इन चीज़ों पे आऊँगा फिर मैं। और वहाँ से ये सब जो चला वो नगर निगम से, तो फिर वो अनवरत चलता रहा। बीडीए के अध्यक्ष भी हो गए। चल बिल्कुल, इस पे मैं आऊँगा। छात्र जीवन के बारे में भी कुछ समझना चाहता हूँ आपसे। इंजीनियर बनने का कैसे वो हुआ, क्या सोचा था कि इंजीनियर ही बनेंगे? जब पढ़ाई की किसका सपोर्ट मिला परिवार में? क्या सोचा था उस समय जब आप स्कूल में पढ़ते थे? क्या सोचा था, क्या बनने की सोचा था? बेसिकली हम लोगों का जो वो था परिवेश, फादर जो थे वो सरकारी नौकरी में थे। वो पहले नायब तहसीलदार इस तरह से डिप्टी कलेक्टर के उससे रहे। और उनका एक उद्देश्य था कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो सब पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। उनके जीवन में उनके मामा के पास रह के वो दिल्ली में पढ़े थे, लेकिन उनके फादर की डेथ, हमारे दादा की डेथ की वजह से उनको सडनली दिल्ली से पढ़ाई बीच में छोड़ के गांव आना पड़ा। उस ज़माने में जो परंपरागत होता था पटवारी, उनके फादर मतलब दादा पटवारी थे, तो उनकी जगह उनको पटवारी होना था, तो वो पटवारी हो गए। 10th उस समय पास थे वो, और जो 11th जो जिसको मैट्रिक कहा था वो नहीं कर पाए थे। जबकि उनका था कि पढ़ूं, इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी, दिल्ली में रहे। तो उनके मन में थी कि बच्चे उनके पढ़ें, और हुआ भी यही कि हमारे सबसे बड़े ब्रदर एडवोकेट हुए। उनसे छोटे जो बैंक में ऑफिसर हो गए, उससे छोटे थे वो इंजीनियर हुए। सैंडविक एशिया में बहुत बड़े अधिकारी रहे, अब नहीं रहे दुनिया में। उससे छोटा मैं था तो मैं इंजीनियर बना। मुझसे छोटा डॉक्टर, वो अमेरिका में है, और एक बैंक अपेक्स बैंक में नौकरी। तो इस तरह से हर घर का जो प्रत्येक सदस्य था वो पढ़ लिखा। और फिर हमारी जो अगली जनरेशन आई वो भी पढ़ने लिखने में, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, ये सब हुए। फिर हमारे जो अंकल थे वो भी भोपाल के मशहूर डॉक्टर थे, डॉक्टर एस एल शर्मा। और उनके और ब्रदर थे, एक रेलवे में थे। फादर के जो एक छोटे ब्रदर रेलवे में ऑफिसर थे, गार्ड थे। दूसरे डॉक्टर थे यहाँ, डॉक्टर एस एल शर्मा साहब नामी गामी डॉक्टर है। पीर गेट पे उनकी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। बैंक और एयरलाइंस सबके डॉक्टर थे। और इवन किसी ज़माने में राजीव गांधी जब पायलट थे तो उनका भी उन्होंने टेस्ट एज ए डॉक्टर किया था। तो ये एक ऐसी पढ़ने लिखने वाली फैमिली हो गई पूरी। इस तरह से पढ़ने लिखने वाला एक परिवेश था परिवार में। जब आपको इंजीनियर बनने के बारे में जब आया, जाहिर है कि 11th में आपने सब्जेक्ट चुना होगा, माफ़ कीजिए 9th में आपने सब्जेक्ट चुना होगा, 11th थी उस दौर में, तो 9th में जब आपने सब्जेक्ट चुना होगा, 10th में सब्जेक्ट आपका 10+2 था? 10th और 11th होता था, 10th में चुन लिया जाता। तो आपने सब्जेक्ट चुना होगा उस समय साइंस, उस समय मैथ्स साइंस ही लेने के बारे में सोचा, यही सोचा था कि इंजीनियर बनेंगे? नहीं, उस समय 11th तक सब कॉमन था, पहले वो नहीं था। वो 11th तक मैथ्स साइंस बाकी सब्जेक्ट कॉमन थे। उस समय रास्ता ये भी था कि बीएससी करके मेडिकल में भी जा सकते थे और ये इंजीनियरिंग में भी जा सकते थे। इंजीनियरिंग में वो अप्लाई किया, सिलेक्शन हो गया। कुछ थी समझ भी नहीं थी और इतना कोई वो भी नहीं था। बड़ा ब्रदर एमएससी टीम था तो बाद में सैंडविक एशिया में रहे, तो उसको देख के कि वो वहाँ है, चलो वहीं, तो वो वहाँ एडमिशन ले लिया एमएससी टीम में, उसको देखते हुए, तो उसमें चले गए उस लाइन। आप बड़े संघर्षशील रहे हैं, अभी तक आप संघर्ष करते हैं, तो क्या कॉलेज में भी कुछ लड़ाई झगड़ा ये वो इस तरह की चीज़ों का कुछ रहा माहौल? कुछ रहा? हाँ, कॉलेज में भी जो यूनियन वगैरह होती है उसमें वो लोग संघर्ष करके ही आते थे। हॉकी खेलते थे, उसमें भी बिल्कुल उस ज़माने में लड़ाई झगड़े अच्छे होते थे। एमएससीटी वर्सेस गांधी मेडिकल कॉलेज, एमएससीटी वर्सेस सेफिया, सब होता था, सब पार्टिसिपेट करते थे उसमें, थे उन सब चीज़ों में एक्टिव पूरी तरह से।
वही संघर्ष बाद में आप झुग्गी झोपड़ी का कुछ जिक्र कर रहे थे। झुग्गी झोपड़ी महासंघ था बनाया, उसमें मैं उसका पैटर्न था संरक्षक, ईश्वर सिंह चौहान उसके अध्यक्ष थे। तो जब सरकार बनी 90 में बीजेपी की पटवाजी की, तो ये बाबूलाल गौर साहब मंत्री थे और बुलडोज़र चलाया, बड़े बुलडोज़र मंत्री के नाम से फेमस हुए। अर्जुन सिंह जी को उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी, बुलडोज़र सामने खड़े हो गए और पूरी ताकत से विरोध किया और हम लोग सब साथ थे। मैं, ईश्वर सिंह चौहान और भी हमारे साथी थे और पूरी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी लड़ी और हाई कोर्ट से उस समय हम स्लम्स को हटाने, झुग्गी झोपड़ी तोड़ने के मामले में एक ऑर्डर आए। एम ए खान उस समय कलेक्टर हुआ करते थे और एक ईश्वर नगर वो हटाना चाहते थे हबीबगंज के वहाँ जहाँ चौहान साहब रहते थे। उसको हमने रुकवाया उस कोर्ट के माध्यम से और रुकवाने के बाद फिर वो बन गई सरकार कांग्रेस की सरकार बन गई। तो मैं 93 में भी एमएलए का टिकट चाहता था, वो मुझे मिला नहीं दक्षिण भोपाल से। और फिर दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुझे बीडीए का चेयरमैन बना दिया और बीडीए का चेयरमैन बना के हमने स्लम्स, जो हबीबगंज में जितने भी स्लम्स थे, इनको 12 नंबर के आगे भरत नगर में शिफ्ट किया और एक मॉडल नगर बनाया ईश्वर नगर, वहाँ पे और भी बस्तियों को, बहुत सौ को शिफ्ट किया। जितनी भी हबीबगंज स्टेशन के पास जो स्लम्स थी उनको शिफ्ट किया, उनको जगह दी, पक्के मकान बना के दिए। और ईश्वर नगर जब बनाया तो उसमें हमने ये किया कि कुछ प्लाट्स उसमें सेल किए और उससे जो पैसा आया उससे वहाँ का विकास किया। फिर जो ये बन रही थी विधानसभा, तो इसके आसपास स्लम्स थे, इनको भी ओम नगर वो जो आवश्यकता पड़ी उनको शिफ्ट किया, लेकिन उनको पूरे फैसिलिटीज़ दिए, पट्टे, बिजली के एक बत्ती कनेक्शन, ये सब चीज़ें मुझे कराई। कभी व्यवस्थित, कभी ज़बरदस्ती नहीं हटाया, उसकी मर्ज़ी से उसको जगह बता के। ये पैटर्न था कांग्रेस का। तो वो 4 साल में बीडीए का अध्यक्ष रूप में भोपाल में जगह जगह जो अगर स्टेचूज़ अगर आप देखें, राजीव गांधी जी का, सुभाष बोस का और बैरागढ़ में भी देखें, तो ये उस ज़माने में एक जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या महान जो हस्तियाँ थी उनके चौराहों पे स्टेचू लगाए और विकसित किए चौराहों को। और ऐसी जगह भोपाल विकास प्राधिकरण को एक ऐसी संस्था बना दिया कि केवल वो कमर्शियल दुकान या कमर्शियल जगह ही नहीं बेचेगा या मकान ही नहीं बेचेगा, और विकास के काम भी करेगा। वो सड़क, पानी, बिजली, ये काम भी उससे कराए। और उसका नतीजा ये हुआ कि 98 में जब मैं चुनाव लड़ा दक्षिण से, जो बहुत डिफ़िकल्ट सीट मानी जाती थी गाँव में, वो सीट मैंने अच्छे मतों से जीती। आप विधायक बने, बिल्कुल एक कैरियर बनाया। जाहिर है पार्षद बनना कोई कैरियर तो होता नहीं है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बड़े वो करना होता है। एक आप इंजीनियर के बाद आपने एक ऐसी नौकरी चुनी, अच्छी नौकरी थी, छोड़ दी। इन सब के बीच जाहिर है हर व्यक्ति के जीवन में एक जीवन संगिनी होती है, परिवार होता है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? निश्चित तौर पर जीवन संगिनी के रूप में खंडवा में मेरा विवाह हुआ। श्रीमती विभा शर्मा वो मेरी पत्नी है और एक अच्छे परिवार से खंडवा की आती थी। उनके ब्रदर उस समय थे, फादर उस समय नहीं थे जब शादी हुई, वो कोर्ट में मुंशी हुआ करते थे और ब्रदर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट थे। और खंडवा जो एक संस्कृति का केंद्र है, किशोर कुमार फेमस गायक हुए हैं और भी वहाँ एक संस्कृति, गायन वातावरण है। वो अच्छी गायिका थी। बाद में वो दूरदर्शन, आकाशवाणी सब में हमने किया और उनने पूरा साथ मेरा दिया, आज तक दे रही है। बहुत संघर्ष रहा होगा, नौकरी छोड़ दी, पार्षद हो गए, पार्षद में क्या मिलना था, इस तरह की परिस्थितियों में क्या कहा उन्होंने? कभी कहा कि कहाँ ये इस तरह इन चक्करों में पड़ गए, आप ये झुग्गी वालों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को देखना चाहिए, उनका भविष्य भी है? उनको एक ये तो रहता ही था कि एक पीसफुल वातावरण में ज़िंदगी चले, लेकिन मैंने जब एक चीज़ चुन ली थी तो उन्होंने साथ दिया। और आज तक, क्योंकि विधायक 98 में बनने के बाद
2003 में जो चुनाव लड़े हार गए, उसके बाद का जो 15 साल का पीरियड, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा, कई बार जेल गए, लगातार संघर्ष। लेकिन मैं समझता हूँ पूरा परिवार, वही नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, उनने और ब्रदर, ये वो जितने भी पारिवारिक लोग थे, कभी किसी ने उस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं की। और मैं समझता हूँ कि वो संघर्ष जो 15 साल रहा, और ख़ास तौर से जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने 2 अध्यक्षों के साथ काम किया। हमारे पहले मैं जब अध्यक्ष बना था जिला अध्यक्ष का, उस समय झाबुआ के हमारे कांतिलाल भूरिया जी अध्यक्ष है, उसके बाद यादव जी, अरुण यादव अध्यक्ष रहे, इन लोगों के साथ काम किया। उसके बाद फिर तीसरे बन गए आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, तो 6-8 महीने इनके साथ भी किया। तो ये जो लंबा संघर्ष का पीरियड रहा, और इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा होगा जो भोपाल में हमने नहीं उठाया, और ऐसा कोई सा दिन नहीं रहा होगा जिस दिन प्रदर्शन और सरकार को नहीं घेरा हो या नगर निगम को नहीं घेरा हो। लगातार ये चीज़ें करते रहे, उसकी परिणति हुई कि मैं मध्य से चुनाव लड़ना चाहता था और मुझे टिकट दी गई यहाँ से। इसके पहले 2 टिकट कट गई थी 2008 और 13 में, और इतने 8 और 13 में विधायक रहे, उसके पहले 2 विधायक रहे, और 2 बार टिकट कटने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि ये स्थिति बनेगी। फिर मध्य के बजाय मुझे दक्षिण पश्चिम से टिकट मिला। उमाशंकर गुप्ता यहाँ के मंत्री हुआ करते थे, 15 साल से मंत्री। खैर वो चुनौती भी स्वीकार की, और दोस्तों की, साथियों की, हमारे पार्षदों की मदद से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की मदद से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मदद से, चाहे वो कमलनाथ जी हों, देवेश, सभी हम कामयाब हुए और पहले स्ट्रोक में मंत्री भी बन गए। उसके 15 महीने का कार्यकाल आपने सब देखा ही है कि कोशिश की कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, वो करने की कोशिश की। और कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि हज़ारों की तादाद में लोगों से न मिलें, लगातार मिले, और कोशिश की कि न केवल अपने विभाग का बल्कि दूसरे विभागों से काम कैसे हों, ये कि 2 होशंगाबाद हरदा जिला का प्रभारी था, वहाँ के भी जितने काम हो सकते थे किए। लेकिन ये मान के चलिए कि 20 घंटे से कम काम उस ज़माने में नहीं होता था। 2-4 घंटे सोने के अलावा केवल जनता और पब्लिक के बीच में ही रहते थे और काम करने की कोशिश। अपने साथी, अपने 22 साथी अचानक छोड़कर चले गए। आप तो सबसे संपर्क में रहते थे, आपसे सब संपर्क में थे, कभी उनसे बात हुई कि ये क्यों किया उन्होंने? वो तो बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कि छिंदवाड़ा का ही भर विकास हुआ, वो बहुत से इल्ज़ाम लगाते हैं। मुख्यमंत्री कहते थे चलो 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 चलो। आपके ही पुराने एक साथी विसाहुलाल सिंह तो इस तरह की बात भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा चलो चलो, अच्छा चलो। तो ये जो चीज़ें हैं, आप क्या मानते हैं, क्या हुआ आखिर क्या? ये एक मैं समझता हूँ कि कोई बहुत सी घटनाएं होती हैं, बड़ी दुखदायी घटना रही है, क्योंकि ऐसे वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने कांग्रेस में रहकर बहुत संघर्ष किए, बहुत काम किए, अच्छे पदों पे रहे, और 85-80 उसके पहले से बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया। और सडन मैं समझता हूँ कि हर पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो लोग होते हैं वो बात करते हैं अपनी पार्टी में, वो करते हैं जो कुछ होता है बैठ के, जिस तरह से परिवार में झगड़े होते हैं, लेकिन उसमें कोई परिवार छोड़ नहीं देता। पर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। पर मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं जो आज मार्केट में बात है कि बड़ा लंबा लेन देन हुआ, इतने वरिष्ठ लोग, इनका कांग्रेस में कोई जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, तो कोई पहले भी मंत्री रहा, 85 में भी मंत्री रहे, और एक लंबे संपर्क सूत्र है। और जिन लोगों ने बीजेपी के, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इनके बारे में इनके जो वक्तव्य हैं पुराने, अगर मैं समझता हूँ कि ये जब नेता लोग जिस पार्टी में गए वो भी जब सुनते होंगे तो 1 मिनट के लिए वो झिझक जाते होंगे। जिस तरह के विरोध लोगों ने किए हैं, इतने विरोध के बाद ऐसी क्या स्थिति बनी कि हम इस्तीफा दें, बेंगलोर चले जाएं, स्वास्थ्य मंत्री थे, कोरोना का काल आ गया था, उसमें छोड़ के चले गए। ये मध्य प्रदेश की जनता का भी उन्होंने नहीं सोचा, और कभी सही बात नहीं हुई। उसके पहले, इनके जाने के पहले कई लोगों से मेरी
लंबी बात हुई, बहुत से सब पड़ोसी भी थे, पर इस तरह का कहीं वातावरण नहीं दिखा कि ये सडनली जाएंगे और सिंधिया जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं कि वो कम मिलते थे लोगों से, संपर्क नहीं था, विकास काम में उन्होंने रुचि नहीं ली। कुछ मंत्री तो कहते हैं उनका कोई काम भी नहीं किया। मुख्यमंत्री जी का एक पैटर्न था, एक बार आपको मंत्री बना दिया तो मैं समझता हूँ कि आपके पास वो सब पावर आ गए, जो काम आपको कराना है आप करा सकते हो। ये अगर कोई मंत्री कहे कि कोई सुनता कि मुख्यमंत्री नहीं सुनता था, ये तो मैं समझता हूँ कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आप मंत्रिमंडल के सदस्य हो। जो आपको बात कहना है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती थी हर हफ्ते में एक दिन होती, वहाँ चिल्ला के ज़ोर से करके मनवा सकते थे आप। पर अगर आप मंत्री रहकर अपनी बात नहीं मनवा सकते तो आपको वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये कहना कि सुनते नहीं थे, ये गलत बात है। और मैं तो समझता हूँ कि जो 6 मंत्री थे सिंधिया कैंप के, इनकी जितनी सुनी जाती थी उतनी बाकी की नहीं सुनी जाती थी। और जो बाकी विधायक गए हैं, इनकी जितनी वॉइस थी कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पास, कमलनाथ के पास, उतनी वॉइस दूसरे बचे हुए मंत्री की भी नहीं थी। इतनी वॉइस थी उन विधायकों की और इन मंत्रियों की। चर्चा ये है कांग्रेस गुटों में बटी रहती है, आप भी किसी गुट का हिस्सा हैं। दिग्विजय सिंह की वजह से मुख्यमंत्री ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, इस तरह की एक चर्चा आई थी। बाद में खंडन किया मुख्यमंत्री ने। तो दिग्विजय सिंह की भूमिका को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठते हैं। वो सुपर चीफ मिनिस्टर थे। दिग्विजय सिंह जी का जो काम करने का एक तरीका मैंने देखा है कि ज़माने से, कांग्रेस के प्रति उनका एक अलग तरह की निष्ठा है, और उसी निष्ठा की वजह से मैं समझता हूँ कि जयवर्धन सिंह भी या खुद भी बेंगलोर तक गए, मनाने की कोशिश की सभी विधायकों और मंत्रियों को। और एक बार उनकी ये चर्चा भी आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी वो बात करेंगे, और रास्ते में गुना में मिले भी थे। तो उनका ये मुझे याद है अच्छे से कि जब कोई ऐसा मौका आता था, एक बार वो मुख्यमंत्री थे खुद, और एक विधायक आया कि साहब मुझे क्या कहना है। वो जो पर्यवेक्षक आए हैं उस समय, जो पर्यवेक्षक आए थे और जो विधायक था वो उन्हीं के कास्ट का था, कि मुझे क्या कहना है। बोले तेरे जो यहाँ पर हो वो कह देना। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के प्रति जो उनकी एक निष्ठा रही है, उसमें उनकी वजह से जाने का कोई सवाल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में उनकी बहुत से मामलों में मैंने भी चर्चा की कि साहब ये कह दीजिए, बोले नहीं मुख्यमंत्री सीधे बात करो, मैं कहीं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये था उनका। और क्योंकि उनका एक अनुभव था 10 साल का सरकार चलाने का, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उनसे सलाह ले लेते होंगे, तो बाकी लोगों से भी लेते थे, कोई नई बात नहीं थी। वैसे उनने भरपूर कोशिश की कि ये लोग कांग्रेस से जुड़े रहें, करते रहें। पर अब मैं समझता हूँ कि ये एक, जब कहीं आदमी खरीद फरोख्त में आ जाए और कोई ये समझे कि मुझे तो छोड़ना ही है कांग्रेस पार्टी, तब उसका कोई इलाज हो नहीं सकता। और ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का गद्दारी की गई। एक आपके विभाग से संबंधित बात, और उसके बाद फिर अब क्या करने वाले हैं आने वाले वक्त। आपके पास कई विभाग थे, आपने धर्मस्व विभाग में भी काम किए, कई तरह के विधि विधायी विभाग भी था। आने वाली सरकार ने वो सारी नियुक्तियां निरस्त भी कर दी जो आप लोगों ने की थी। जनसंपर्क विभाग, एक ऐसा विभाग जो सरकार से सीधे संपर्क में रहने वाला विभाग, सरकार का चेहरा चमकाने की कोशिश करने वाला विभाग, मीडिया से समन्वय बनाने वाला विभाग। मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग आपके इस 15 महीने की सरकार में उपेक्षित सा उसने महसूस किया। संवाद की स्थिति आपके अतिरिक्त ज़्यादातर सरकार में संवाद की स्थिति नहीं रही। ये शिकायतें आम सी हो गई थी, इसको क्या कहेंगे आप? इस चीज़ में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो मुख्यमंत्री थे हमारे कमलनाथ जी, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं आज भी, उनका काम करने का एक पैटर्न अलग था। वो दिल्ली में जो काम करने का तरीका होते हैं वो अलग होते हैं प्रदेश से, और प्रदेश की बागडोर उन्होंने पहली वाली। उनका उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मध्य प्रदेश का हो, और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के महाराष्ट्र, आंध्रा, गुजरात ऐसे जो वेल डेवलप्ड स्टेट हैं उस कैटेगरी में आए।
और उसके लिए वो लगातार मीटिंग करना और डिसीजंस लेना। मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो जनसंपर्क विभाग से जुड़े थे। आईटा टेलीविज़न अवार्ड, ये बम्बई में 18 बार हुए, 19वां बार केवल इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। और दूसरा आईफा जो होने वाला था, जिसको कोरोना की वजह से 3 मार्च को पोस्टपोन का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया, जिसका एक ट्रायल भोपाल में हुआ था, जिसमें सलमान खान और एक लेडी एक्ट्रेस उसमें आई थी। तो वो आईफा हिंदुस्तान में एक बार केवल बॉम्बे में हुआ था, बाकी विदेशों में हुआ, लंदन, न्यूयॉर्क, सब जगह। वो इंदौर और भोपाल में होने जा रहा था। इसके अलावा जो उन्होंने मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश इंदौर में किया, जिस तरह से वो दुबई में और इंडस्ट्रीज़ लाने की बात की, उनका ये था कि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना हो कि मध्य प्रदेश के 70% युवाओं को उसमें रोज़गार मिले। इन सब चीज़ों को लेके वो मीटिंग्स लेकर और उन चीज़ों को कार्यान्वित करना, इन सब चीज़ों को में लगे हुए थे। और अभी हमारे पास 5 साल था, इसलिए उस चीज़ पे विचार नहीं किया। और जो बात आप कह रहे हैं, जो पत्रकार, जो जनसंपर्क विभाग से संबंधित मामला था, वो समय पत्रकारों को भी उतना नहीं दे पाते थे। एक आध दो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। बाकी जो दूसरे मुख्यमंत्री, जिनका उद्देश्य होता है पब्लिसिटी कराना, काम भले नहीं हो, और इनका उद्देश्य था काम हो, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, इसलिए पत्रकारों से या मीडिया से ज़्यादा मिलते नहीं थे, संपर्क में नहीं आते थे। लेकिन उनके जो काम थे, जितने भी राइट फॉर वाटर, राइट फॉर हेल्थ, ये सब चीज़ें जो नई कंसेप्ट वो लेके आ रहे थे, चाहे वो आदिवासी नीचे लेवल तक के आदिवासी के लिए क्या क्या लाया जाए, तो ये उनका एक कंसेप्ट था। और मैं समझता हूँ कि 5 साल लगातार वो मुख्यमंत्री रह जाते तो दशा और दिशा मध्य प्रदेश की बदल जाती है। और अगर आज कोई कह रहा है कि 114 लाख मैट्रिक टन गेहूँ पैदा हुआ है, हमने खरीदी की है, तो खरीदी कब की? जब कमलनाथ जी ने उनको बीज, पानी और खाद और उनका जो ऋण माफ़ी की, जो 55 लाख किसानों को ऋण माफ़ी की, जिसमें 25 लाख के माफ़ हो गए, ये वजहें थी जो इतनी पैदावार हुई। और उनका कहना था कि परचेजिंग पावर जब किसान की बढ़ेगी तो ये मान के चलिए कि व्यवसाय और उद्योग चलेंगे। और आज हम देख रहे हैं सब ठप हो गया है कोरोना काल में, कहीं कुछ नहीं, लेकिन किसान की फसल बिक रही है और किसान को लाभ हो सकता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सबसे उत्तम चीज़ खेती, किसानी, बाकी सब बाद में। तो वो उस चीज़ पे उनका जोर था। और इसलिए ये जनसंपर्क विभाग में वो उन लोगों से संपर्क, इसलिए लोग ऐसा लगता था कि ये संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन मैं लगातार संपर्क में रहता था। और जो कुछ भी मीडिया, और उसकी सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं, एक समय ऐसा आया कि जो इंश्योरेंस है उसका पैसा बढ़ा पत्रकारों का, मैं फ़ोन पे बात की और 1 करोड़ रुपए उसमें सरकार पे उसका बोझ आ रहा था, उन्हें तुरंत फ़ोन पे अप्रूवल दिया और एक पत्रकारों का पैसा एक नहीं लगा और उनका इंश्योरेंस हुआ। इस तरह उनके जो अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बच्चों की पढ़ाई, उसको मकान 25 लाख तक का लोन देना, ये सब बहुत से ऐसे काम किए उन्होंने। और दूसरा वो हम ला ही रहे थे पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब चीज़ें पत्रकारों के लिए की जा रही थी। जितने भी सम्मान वाले मामले थे वो हो रहे थे, लेकिन ताबड़तोड़ ये सब हुआ। और वो जो हमेशा कहते भी हैं वो कि 3 महीने तो हमारे लोकसभा चुनाव निकल गए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का उन पर पूरा भरोसा था, इसीलिए हम झाबुआ की सीट जीते 28,000 से। और ये मान के चलिए, आखिरी में समाप्त कर रहा हूँ, इन 2 महीनों के अंदर हमने लंबा संघर्ष किया कोरोना में। एक जगह गए, जो सड़क से पैदल जा रहे थे विदिशा रोड में, उनको भी बांटा, चप्पलें भी दी, बांटी उनको, और खाना भी बांटा, पानी भी बांटा। और पूरे हमारे एरिया में भोपाल में दिग्विजय सिंह जी ने, हमने, कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सकता है गरीबों की मदद की। और ये 22-24 चुनाव पूरे कांग्रेस जीतेगी, ये ऐतिहासिक जीत होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, सरकार कह रही है कृषि ऋण जो है वो सबसे बड़ा घोटाला है। सरकार ये कह रही है आप सबसे बड़ा घोटाला आपकी सरकार ने, कृषि ऋण का जो घोटाला है, ये सबसे बड़ा घोटाला है। देखिए, कृषि ऋण जो है ये सबसे बड़ा काम है कमलनाथ जी की सरकार का। और मैंने कहा ना, उनका कहना था कि परचेजिंग पावर बढ़ाना है उसकी, किसान की, तभी उद्योग चलेंगे, तभी व्यवसाय चलेंगे। बहुत तरह की जांच हो रही है और जांच कराइए। मैं समझता हूँ कि
बीजेपी हमेशा कहती रही कि भाजपा का कहना साहब हर किसान का कर्जा माफ़, लेकिन इनने 15 साल में एक माफ़ नहीं किया। 72,000 करोड़ दिए तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उस समय दिए थे किसानों को। और अभी जो हुआ है ये बड़ा सिस्टमेटिक था, एक एक स्टेप में हो रहा था। पहले 50,000 तक के माफ़ किए, फिर 1 लाख तक के, बाकी वाले 1 जून से होना था। 1 अप्रैल से 160 रुपये का बोनस मिलना था, जिसके आदेश हैं। और 1 जून से जो माफ़ होना है इसके आदेश हैं। कैबिनेट होती है सरकार, कैबिनेट निर्णय लेती है, कैबिनेट बदल जाए। भीष्म पितामह ने कहा था कि कोई भी जो राजा है वो पिछली सरकार पे अगर कोई दोष देता है किसी भी उसका, तो वो नाकारा है। आज ये लोग यही कर रहे हैं कि दोष दे रहे हैं कमलनाथ जी सरकार को, लेकिन ऋण माफ़ी बड़ा सिस्टमेटिक मामला है। और हमारी मांग है कि जो ऋण माफ़ी के आदेश सरकार के हैं, जो हमने वो दिए हैं उनको, वो प्रमाण पत्र दिए हैं, वो पैसे पहुँचे हैं। होशंगाबाद और तो और जो कृषि मंत्री है कमल पटेल, इनकी पत्नी का ऋण माफ़ हुआ है, ये रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में। और जब इनने कहा था कि ये ऋण माफ़ी नहीं हुई, तो सिर पे हम लेके ऋण माफ़ी के पूरे कागजात लेके अभी जो मुख्यमंत्री इनके घर पे गए थे, इनके घर देके आए थे, इनके हाथ में ये सब कागज़ हैं और ब्लैक एंड वाइट में है। इसलिए जितना इनको करना है उसका वो करें। अगर किसान की ऋण माफ़ी के लिए हमको जेल भी जाना पड़ा तो सहर्ष जाएंगे, लेकिन ऋण माफ़ी अगर इन्हें नहीं की तो 3 महीने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी, एक एक किसान का ऋण माफ़ होगा। बिजली जो है इंदिरा विद्युत योजना, उसमें 100 रुपये में 100 यूनिट मिलेगी। जो आज 2-2 हज़ार के बिल आ रहे हैं वो हम वापस लेके आएंगे। 300 रुपये से 600 रुपये जो महिला पेंशन हुई है, विधवा पेंशन, वो मिलेगी। और जितने भी जो काम किए हैं कि 25,000 से 51,000 बच्चों की शादी, ये सब काम करेगी। और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर से जो मध्य प्रदेश जो इन 2 महीनों के अंदर पटरी से उतर गया है, कोई पैसा है नहीं, 2 महीने सब ठप हो गया, मजदूर बाहर से आ गए, किसी के जेब में पैसा आया नहीं। कमलनाथ उसके जो किसानों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे, और 10 दिन में नंबर आता है उसका तुलाई का, बारदाना है नहीं, ऊपर से पेमेंट नहीं हो रहा है 1-1 महीने तक। अभी भोपाल की बात करें तो 200 करोड़ रुपए जो अभी मिला नहीं किसानों वो है। रायसेन का है 300 करोड़, हरदा का है 250 करोड़। तो ये सब कर नहीं पा रहे हैं। ये सरकार फेल हो चुकी है, कोरोना का भी संभाल नहीं पाई। जो 3 कोरोना पेशेंट थे जब कमलनाथ जी छोड़ा, और इनके आते ही अभी 7,000 से ऊपर हो गए, 300 लोगों की डेथ हो गई है। ये सब चीज़ें जो आज बर्बाद हो गया है, किसान से लेके मजदूर से लेके आम आदमी, व्यापारी, ये सब शिवराज जी की सरकार की देन है। अब बहुत कम वक्त है, समय बहुत कम है, इसलिए कि समय लगभग समाप्त हो गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपके ही साथी हैं, अपने ही साथियों से संघर्ष है, कैसे लड़ेंगे? क्या बीजेपी से कुछ लोग लाएंगे या अपने नए लोग तैयार करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा एक बड़ा नेता तो चला ही गया, और सबसे ज़्यादा चुनाव वहीं है, उन्हीं के भरोसे वहाँ कांग्रेस चलती थी। अब कैसे करेंगे और लड़ेंगे कैसे? कांग्रेस कभी किसी के भरोसे नहीं चली। कांग्रेस में जहाँ पे भी टिकट मांगते थे लोग, तो एक व्यक्ति नहीं मांगता था, वहाँ 8-8, 10-10 रहते थे, और उसमें 2-4 तो बिल्कुल बराबरी के होते थे। इसको भी मिलेगी टिकट तो जीत सकता है, इसको भी मिलेगी जीत सकता है। तो कांग्रेस के इन 22 जगहों पे पूरे कैंडिडेट हैं, और इनके साथ तो दिक्कत ये है, ये डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं 22। कांग्रेस तो विरोध करेगी जिनका पूरा। जो बीजेपी में जो 22 जो लोग इनसे हारे हैं, वो भी पूर्व मंत्री, पूर्व नेता सब हैं। आपकी सारी रणनीति नहीं, रणनीति नहीं, उनके भरोसे नहीं है। वो भी नहीं चाहेंगे कि ये आ जाएं। तो मैं और जो अभी कोरोना काल में जो आज किसान से लेके मजदूर से लेके व्यापारी से लेके जो परेशानियां आई हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की देन है। इसलिए मुझे तो एक कोई वजह नहीं दिख रही कि इन 22 या 24 लोगों को वोट किस लिए देगा आदमी। क्या वजह है कि इनको वोट दिया जाए? कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के समय आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पा रहे हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख पा रहे हैं? इसलिए कि आप जनता के बीच में बहुत जाना होता है एक जनप्रतिनिधि के नाते, और इन दिनों में आपने क्या किया? इन पूरे 2 महीनों में मैं समझता हूँ कि 25 तारीख से जो गरीबों को राशन बांटने की बात की अपने घर से, वो हमने की। हमने एक किचन चलाया कर्मचारी भवन में,
जिसमें रोज़ 5-7 हज़ार लोगों को हम मोहल्ले मोहल्ले पूरी के पैकेट बांटते थे। उसके अलावा राशन कार्ड पे राशन मिला। ये पहले हम लोग थे, मैंने कमलनाथ जी की पहली बाइट हुई है एनआई से, मैंने लिख के दिया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मिले, और वो राशन मिलना शुरू हुआ। इसको हमने लगातार मांग की, पहले 5 किलो मिला, फिर 10 किलो, लेकिन राशन वितरण में भी ये सरकार फेल हो गई, समय पे उनको राशन नहीं मिला। इसलिए हम लोगों को ये लगाना पड़ा। यहाँ रोज़ 500-1000, एक दिन तो यहाँ पुलिस सीएसपी वगैरह आ गए कि आप यहाँ राशन मत बांटो, ये बाकी लोगों को आपत्ति है, कोरोना फैलेगा इससे। मैंने कहा मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आप मुझे गिरफ़्तार करो, लेकिन राशन जो भी गरीब आदमी आएगा उसको मिलेगा। आज भी मिल रहा है वो, इस 2 महीने के बाद भी। और हमने जगह जगह बस्तियों में जाके जहाँ जिसकी आवश्यकता है उसको राशन बांटे। एनजीओज़ ने मदद की और लोगों ने भी मदद की, हमने भी अपनी तरफ से मदद की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने भोपाल में किसी को भूखे मरने नहीं दिया। जितने भी हमारे विधायक हैं, जितने भी जिला कांग्रेस है और भी जो कांग्रेस के नेता हैं, और इसमें पीसीसी ने कमलनाथ जी के आदेश पे रसोई चलाई। पीसीसी में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की वजह से जगह जगह राशन आज भी बांटा। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है, इस पर भी हमने बैरागढ़ में, नेहरू नगर में और सूरज नगर में हमने राशन आज भी बांटे। एक आखिरी सवाल है, आप सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, सरकार असफल है, फेल हो गई, दूसरी तरफ आप कहते हैं हम सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं। वहीं सरकार ये कह रही है कि देश में कहीं भी कुछ भी हो, मध्य प्रदेश में जो श्रमिक मध्य प्रदेश से गुजर भी रहा है, सरकार उनका भी बहुत अच्छा ख्याल कर रही है, अच्छा ख्याल रख रही है। मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया। रीवा में लाठीचार्ज, जिनको खाना नहीं मिला वहाँ पे। विदिशा रोड पे हम लोग थे, कहीं तक पैदल जा रहे थे, उनको चप्पल नहीं थी, वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं थे। जब हम गए तो फिर नगर निगम ने अपना टेंट लगाया वहाँ पर, और जितने भी लोग जा रहे थे पैदल, साइकिल, मैं समझता हूँ पूरे के पूरे कोस रहे थे इस केंद्र सरकार को। और मध्य प्रदेश में तो हमने देखा कि बैल बेच दिया उसका परिवार का पेट पालने के लिए, और उन परिवार का मुखिया जो है एक तरफ बैल और दूसरा खुद जुता हुआ। ये मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश की बात है कि इंदौर के अंदर जो इसकी मिक्सर मशीन होती है उसमें 19 लोग आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की बात है कि साइकिल से और पैदल से लोग गए। ये मध्य प्रदेश की बात है कि सूटकेस पे बच्चा सो रहा है, उसकी माँ उसको खींच के ले जा रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में मज़दूर जो है सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि जितने भी निकलने वाले थे यूपी बिहार को यहाँ से थे, और ये न बस की व्यवस्था कर पाए न ट्रेन की व्यवस्था करा पाए। और मैं समझता हूँ कि जो मैं एक बिंदु पे आपकी बात आकर्षित करना चाहूँगा कि 22 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली, 20 को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया। ये तारीख 2 वजह से लेके आए यहाँ पर। एक तो 21 तारीख तक इनको जो सुपर रिच थे उनकी 102 फ्लाइट निःशुल्क विदेशों से लेके आना था, जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे, वो 21 तारीख को कंप्लीट हुई, और यहाँ की सरकार गिराना था, इसलिए ये लेट हुए लॉकडाउन में। नहीं तो ये लॉकडाउन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होना था, और 1 हफ्ते पहले इनको ऐलान करना था। जो हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं टीवी पे और बोलते हैं, 1 हफ्ते पहले आते कि भाई हम, और जनता कर्फ्यू लगा देते उस दिन कि इस तरह का कर्फ्यू रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, जिसको जहाँ जाना है वो चला जाए। तो ये लोग पैसे लेके, टिकट लेके बस से और ट्रेन से वहाँ पहुँच जाते अपने घरों पे। मज़दूर ये परेशान नहीं होते। आज इन्हें शपथ खाई है कि हम अब वापस नहीं जाएंगे चाहे आधी रोटी यहाँ मिले। ये इंडस्ट्रीज में जहाँ काम करते थे उसका क्या होगा, उद्योग में जो काम करते थे क्या हुआ। और दूसरी बात ये कर सकते थे केंद्र सरकार कि जो जहाँ रुका था इनको अगर ये पैसा दे देते, इनको खाना दे देते, और स्टेट की सरकारों के देते कि भाई इनकी सुरक्षा आपको करना है, उसमें फेल हो गए। या तो लॉकडाउन करने के पहले अनाउंस करते कि 1 हफ्ते बाद होगा, या इनकी राशन पानी की पैसे की व्यवस्था वहाँ कर देते, तो ये आदमी हिलता नहीं। अगर इनको सब कुछ वहाँ मिल जाता, जो रह रहे थे इतने दिनों से, इनको सब कुछ वहाँ मिल जाता, तो ये मान के चलिए कि वहीं रुक जाते। और जो कोरोना आज फैल रहा है ये नहीं फैलता, क्योंकि ये संक्रमण वहाँ से लेके आ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, या उत्तर प्रदेश हो, सब जगह। और एक जो ये फैला है कोरोना, जो नमस्ते ट्रंप हुआ था,
जो गुजरात आए, जो आगरा आए, जो दिल्ली आए, और इनके साथ 5,000 लोग आए, तो उस समय मास्क लगा रहे थे। तब तक अमेरिका में कोरोना फैल चुका था। ये जो लोग आए, आप देखिए सेंटर कौन सा बना है, अहमदाबाद, सेंटर कौन सा बना है, बॉम्बे, सेंटर कौन सा बना है, इंदौर और जयपुर, ये सब यहाँ से इफ़ेक्ट हुए। और जो फ़्लाइट्स आ रही थी, 102 फ्लाइट जो है, इनको अगर ये एक 15-20 दिन पहले रोक देते तो मैं समझता हूँ कि बड़ा किसी ने सही कहा है कि फ़्लाइट से, प्लेन से, हवा से ये संक्रमण यहाँ पे आया और गरीबों पे लग गया, जो पैदल मजबूर हो गया कि पैदल चले। ये स्थिति इन सरकारों ने की है। इसलिए मान के चलिए आप, भोपाल से लेकर दिल्ली तक इनको जाना ही जाना है। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग होशंगाबाद रोड पे राशन पानी बांट रहे थे, तो 3 मंजिल वाला ट्रक था, तो चौथी मंजिल पे जो लोग बैठे थे, जब उन्होंने देखा मेरा दुपट्टा कि ये तो कोई कांग्रेसी दिख रहा है, बोले इनको पूरे हिंदुस्तान से हटाना है। ये उसकी आवाज़ थी, एक गरीब आदमी की, मज़दूर की, जो इतना परेशान हो गया, जिसको खाना नहीं मिला, राशन नहीं मिला, पानी नहीं मिला। और मैं समझता हूँ कि जो भुखमरी फैली, ये सब भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश हो या दिल्ली की देन है। आपने हमको समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीसी शर्मा। इनका मानना है कि केंद्र सरकार ने वक्त पे निर्णय नहीं लिया, उसकी वजह से ये परिस्थितियाँ आई। मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी बीजेपी को, इसलिए ये परिस्थितियाँ हुई। और मज़दूर बहुत परेशान है और बीजेपी से बहुत नाखुश है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर बहुत ढेर सारे काम किए हैं, आने वाले वक्त में 24 सीटें वो जीतेंगे। उन्होंने 22 का जिक्र किया है, इसलिए कि 22 उनके साथी चले गए हैं, 2 पहले से रिक्त थी। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि लगातार संघर्ष जारी है, संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने लंबा समय तक संघर्ष किया। ऐसे समय में भी, संक्रमण काल में भी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और वो लोगों के बीच में लगातार जाते रहे। आने वाले वक्त में वो फिर उम्मीद करते हैं कि 3 महीने बाद उनकी सरकार आएगी। चलिए देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए।